बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तारिक बज़मी ऑफिशियल के साथ मैं हूं तारिक हफीज़। एक बहुत बड़ी खबर है और इस डेवलपमेंट से, इस खबर से भारत में आग लग गई है। भारत जो कि अमेरिका का भी स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, इसके साथ साथ वो रशिया से भी अपने ताल्लुकात बहाल रखना चाहता है। इस खित्ते में ठेकेदारी भी चाहता है, इस खित्ते का चौकीदार भी बनना चाहता है। उसको सी पैक से भी बड़ी तकलीफ है, सी पैक की वजह से भी उसके पेट में मरोड़ उठता है। अफगानिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट भी करता है, चाबहार में और दीगर जगहों पर स्लीपिंग सेल्स कायम करके पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान में जासूस भेज के अनारकी फैलाता है और उसको जरा हजम नहीं होती किसी जगह पर पाकिस्तान की तारीफ। एक तो सबसे बड़ी बात ये, अब जो डेवलपमेंट हुई है उसमें पाकिस्तान का कोई रोल नहीं था, पाकिस्तान का कोई नाम नहीं था, लेकिन इसके बावजूद उसको तकलीफ पड़ी हुई भारत को। वो तकलीफ क्या है वो सुनिए। सबसे पहले जब इसराइल ने गजा पट्टी पर बमबारी की, फलस्तीन पर बमबारी हुई, तो वहां पर बहुत बड़ी तादाद में मकान तबाह हुए, डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स जो है वो आने थे। मिस्र ने उनको ऑफर की फलस्तीन को कि ये प्रोजेक्ट जो है वो हम बनाते हैं, और इसके बाद इसराइल खुद इन्वॉल्व हो गया। जब जंग बंदी हो गई तो इसराइल ने कहा कि ये प्रोजेक्ट मैं बनाऊंगा, लेकिन एक शर्त है। वो शर्त क्या है? वो शर्त ये है कि जितने गजा में मेरे कैदी हैं, यानी इसराइलियों के कैदी हैं, वो हमें वापस कर दिए जाएं। जिनको जंग के दौरान आपने बंदी बनाया, जिनको कैदी बनाया, वो वापस कर दें। लेकिन गजा के गयूर नौजवानों ने, गयूर मुसलमानों ने यह कहा कि आपसे हमें भीख या खैरात नहीं चाहिए। उसके बाद रूस जो है वो मैदान में आया, रूस ने उस हवाले से एक ऑफर की। इसके बाद जब यह मामला भी निमटा नहीं था कि कोरोना की जो लहर है वो काफी शदीद हुई और फलस्तीन के लोग भी कोरोना से मरने लगे। कोरोना, एक तरफ तो जंग है और दूसरी तरफ कोरोना के वार जारी थे। वहां पर बहुत सी अमवात हुई। बहुत सी अमवात के दौरान रशिया मैदान में आया और रशिया ने जो उनकी वैक्सीन है, स्पुतनिक वैक्सीन जो है, उन्होंने वो लगानी शुरू की और ऑफर की कि जितनी वैक्सीन होगी वो देंगे और जिस कदर वैक्सीन चाहिए आपको मिलेगी। जब यह मामला चल रहा था तो भारत ने रशिया को मना करने के लिए अमेरिका का सहारा लिया, लेकिन अमेरिका ने भारत को धोखे जवाब दिया। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अमेरिका और रशिया करीब नहीं है। इस वक्त रशिया, चाइना, पाकिस्तान, टर्की, ईरान, अफगानिस्तान, ये मिलकर एक बहुत बड़ा ब्लॉक बना रहे हैं जिसका अमेरिका को इल्म है और जिसकी अमेरिका को भी तकलीफ है। रशिया ने अमेरिका से रिक्वेस्ट की, लेकिन अमेरिका ने इस पर रशिया को मना नहीं किया। एक तो ये इंसानियत की बात है, अमेरिकन इंतजामिया ने धोखे जवाब दिया। उसके बाद रशिया को मना करने के लिए भारत मैदान में आया और कहा कि जिन लोगों को आप वैक्सीन लगा रहे हैं वो लोग अनारकी फैलाएंगे। जिन लोगों को आप इस वक्त अपना करीबी समझते हैं, इंसानियत के नाते उनकी मदद कर रहे हैं, ये मदद के काबिल नहीं। फिर उन्होंने एग्जाम्पल दी गुजरात की, फिर उन्होंने एग्जाम्पल दी किसानों के एहतजाज की। उसमें उन्होंने कहा कि किसानों का जो एहतजाज हुआ था उसमें भी मुसलमान मुलव्विस थे और मेरे देश के मुसलमान थे, जिनके लिए मैंने दिन रात एक किया था, जिनकी तरक्की के लिए मैंने बहुत काम किया था, मोदी जी ने कहा। अब ये सारे मामला चल रहे थे, लेकिन रशिया ने इस पर भी कान नहीं धरे। रशिया ने वो तमाम तर जो वैक्सीनेशन है वो प्रोवाइड की फलस्तीन को और फलस्तीन के लोगों ने वो वैक्सीन जो है वो स्टार्ट की लगाना और वो ठीक हो रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात समझिए कि इस वक्त हो क्या रहा है। इस वक्त हो ये रहा है कि रशिया अमेरिका से बदला लेना चाहता है। और बदला कैसे लेना चाहता है? आप माजी में थोड़ा सा पीछे जाइए, आपने पहले वीडियो भी देखी होगी, उस पर मैंने वीडियो की थी। उसमें यह बताया गया था कि मॉस्को में एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में जो तालिबान का वफ्द है वो शरीक हुआ था और अमेरिका वहां पहुंचा था। आप थोड़ा सा पीछे चले जाइए, 79 में जो सबसे बड़ी वॉर हुई थी, तालिबान ने जनरल जियाउल हक के दौर में जो रशिया को शिकस्त दी थी और सोवियत यूनियन को तोड़ा था, वो अमेरिका की सपोर्ट से तोड़ा था। इसका मतलब यह कि अमेरिका माजी में जब सपोर्ट कर रहा था तालिबान की और रशिया को तोड़ने के लिए ताकि वो सुपर पावर बन जाए, तो उस वक्त रशिया कमजोर हो चुका था। जब वो कमजोर हुआ, सोवियत यूनियन टूटी, उसके बाद आज देखें कि वही अमेरिका रशिया में पहुंचा और उसमें भारत ने भी जाने की कोशिश की, क्योंकि पाकिस्तान जो मॉडरेटर का रोल प्ले कर रहा है। पाकिस्तान वहां पे अफगान तालिबान को और इसके साथ साथ अफगान मुजाहिदीन को और इसके साथ साथ अमेरिका को करीब लाने की कोशिश कर रहा है ताकि इस खित्ते में अमन हो, क्योंकि पाकिस्तान एक फोकस कर चुका है। चाइना, पाकिस्तान, रशिया, टर्की, ये सारे फोकस कर चुके हैं कि इकोनॉमिकल कंडीशन अपनी मजबूत करनी है और उसके बाद दिफाई खतरात जो हैं हमारे पास, उनसे भी नबर्द आजमा होना है और अपनी जौहरी सलाहियत को भी बढ़ाना है। और चाइना ने इस हवाले से काम भी शुरू कर दिया है। जाहिर है अल्टीमेटली
कि चाइना ने दो न्यूक्लियर जो पावर रिएक्टर बनाए हैं, उसका फायदा अल्टीमेटली पाकिस्तान को भी होगा, उसका फायदा उस ब्लॉक में लोग मौजूद भी उनको भी होगा, वेस्ट एशियाई रियासतों को भी या सेंट्रल एशियन स्टेट्स को भी होगा। लेकिन भारत की पेट में तकलीफ क्यों है? भारत क्यों चीखे मार रहा है? भारत क्यों एड़ियां रगड़ रहा है? भारत को तकलीफ सिर्फ इतनी है कि आखिर अगर ये ब्लॉक बन गया तो उसकी तो वैल्यू खत्म हो गई। इतनी सैकड़ों हजारों मील दूर बैठा अमेरिका, जिसका स्ट्रेटेजिक पार्टनर भारत बना हुआ है, वो इस खित्ते में असर और रसूख कायम करने के लिए 2 दहाई पहले आया, अफगानिस्तान पे अटैक किया। 2 दहाइयों के बाद अब वो जान छुड़ा रहा है मिन्नतें करके। इस वक्त भारत जो है वो शदीद परेशान हो चुका है, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका समझता था कि कठपुतली हुकूमत बनाने के बाद वो अवाम में जगह बनाएगा, जड़ें मजबूत करेगा और उसके बाद इस खित्ते में अपनी जड़ें मजबूत करेगा, पर फैलाएगा। और इसी दौरान सी पैक जो चाइना है वो भी समझदार है काफी। चाइना के माहिरीन ने यह बात की थी और पाकिस्तानी फौज की गारंटी इसलिए ली थी कि ताकि हुकूमतें तब्दील होती रहे, लेकिन जो ये प्रोजेक्ट है इसको नहीं बंद होना चाहिए, क्योंकि इकोनॉमिक हब जो है वो बड़ा मजबूत हो जाएगा। उसके बाद सी पैक पे काम शुरू हुआ, तो अब जो है चाइना और भारत भी राइवल्स हैं। अब उसको मालूम है कि 2 राइवल जो है वो सी पैक में मौजूद है, एक पाकिस्तान और एक चाइना, जिनके दोनों के बॉर्डर जो है वो लगते हैं। और चाइना के सामने वैसे जो भारत है वो भीगी बिल्ली बना होता है, क्योंकि चाइनीज जो है वो 12 किलोमीटर अंदर घुस गए थे भारत के। उस दिन से सबक मिला हुआ है और उस बॉर्डर पे वो किसी तरह से भी डिस्टर्बेंस नहीं चाहता। वो पाकिस्तान के साथ थोड़ी डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, लेकिन जब चाइना भी आंखें दिखाने लगता है तो वो पीछे हट जाता है। इस वक्त भारत अकेला रह चुका है। भारत के साथ इस खित्ते में कम से कम कोई नहीं है। वो बांग्लादेश को अपना साथी समझता है। वो समझता है कि बांग्लादेशी जो हुकूमत है वो उसका साथ देगी, और वो साथ देती भी है। लेकिन क्या बांग्लादेशी मुसलमान भी उसका साथ देते हैं? या फिर दीगर जो मुस्लिम ममालिक हैं वो बांग्लादेश पर क्या प्रेशर नहीं डालेंगे? इसके बाद उसके पास भूटान बचता है, और बड़ी पावर उसके पास कोई नहीं बचती जो कि इंडिया के साथ खड़ी हो। इसलिए इसको सबसे ज्यादा तकलीफ होती है, इसलिए चाहता है कि फलस्तीन में लोग मरते रहें। अब एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात सुने कि जितने भी ज्यूश हैं वो ये कहते हैं कि जो हालिया हमले हुए फलस्तीन में, अक्सा पर जो अटैक हुआ है, उसका जो मुहासरा किया गया है वो उनके मजहब में है ही नहीं। वो कहते हैं कि नेतन्याहू हमारे मजहब को बदनाम कर रहा है, हमारी मजहबी तालीमात से हमें दूर कर रहा है। और एक ज्यूज ने तो यह भी कहा, एक ज्यू का बयान तो यह भी आया कि नेतन्याहू को मुस्ताफी हो जाना चाहिए, उसको अपनी पॉलिसीज तब्दील करनी चाहिए, क्योंकि हमारे मजहब में, यहूद मजहब में किसी पर इस तरह से दहशत और वहशत का खेल नहीं चला जाता, इस तरह से किसी पर अटैक नहीं किया जाता और अमन को खराब नहीं किया जाता। ये तालीमात हैं वो कहते हैं यहूद की, और उनकी वीडियो भी वायरल हो चुकी है जिसमें वो कह रहे हैं कि नेतन्याहू को मुस्ताफी हो जाना चाहिए और इसके साथ साथ जितना जुल्म और जबर किया है वो भी खत्म होना चाहिए। तो अब इसराइल को और भारत को यह सोचना होगा कि जो मुसलमानों पर जुल्म सितम वो दोनों कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आने वाले वक्त में वो बिल्कुल तन्हा रह जाएंगे। कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल तारिक बज़मी को। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।